नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की स्थिति में इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए टेंशन्स, खासतौर से जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में हाल ही में हुए ड्रोन और मिसाइल अटैक्स के बाद इंडिया के डिफेंस सेक्टर पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। ये सिचुएशन इस बात को भी हाईलाइट करती है कि हमें इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़, इस्तेमाल हो रही सिस्टम टाइप्स और देश में बनाए जा रहे डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में समझना, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसे बहुत मजबूत बनाते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। जब इन कंपनीज़ में बनाए जाने वाला इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है तब समझ में आता है कि ये सिर्फ स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कुछ स्टॉक्स नहीं है, ये एक्चुअल कंपनीज़ हैं जो वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिसकी वजह से मैं और आप अपने घरों में सेफली बैठ पाते हैं। आज का ये वीडियो पूरी तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन डिफेंस सिस्टम्स को डेडिकेटेड है। इंडियन आर्म फोर्सेस की बहादुरी, इंटेलिजेंस, रेडीनेस की वजह से पिछले 2 ही दिनों में हज़ारों नहीं लाखों इनोसेंट लाइव्स बच पाई हैं। ये कंपनीज किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, भारत का डिफेंस सिस्टम किस तरीके से बना हुआ है, पिछले कुछ सालों में जो भी डिफेंस बजट्स में खर्चे किए गए हैं, किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट्स हुए हैं और आगे चल के भारत सरकार का, इंडियन आर्म फोर्सेस का और पूरे डिफेंस सेक्टर का किस तरह का विजन निकल कर आ सकता है, आज इसी वीडियो में हमें ये सब कुछ डिस्कस करना है। साथ ही साथ हम कुछ उन कंपनीज को भी डिस्कस करेंगे जो कि इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्रिटिकल हैं और ऐसे कुछ चीज़ें या ऐसे कुछ इक्विपमेंट, कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस वीडियो में किसी भी डिस्कशन को कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा। एक भारतीय होने के नाते ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन सब बातों को समझें। एक इन्वेस्टर की नज़र से तो हमें इन बातों को समझना ज़रूरी है ही कि किस तरीके से डिफेंस सेक्टर आगे बढ़ रहा है, बट एक्चुअल में रियल लाइफ सिचुएशंस में किस प्रोडक्ट का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, पिछले 2-3 दिनों में जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हुए हैं वो किस तरीके से हमारी सिक्योरिटी को आगे बढ़ा पाए हैं और किस तरीके से हज़ारों लाखों इनोसेंट लाइव्स बच पाई हैं। आगे चल के भी ये कंपनीज कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी 2025 में एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच को फॉलो करती है जिसमें अलग अलग सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया गया है ताकि डाइवर्स थ्रेट्स का सामना किया जा सके। जब भी डिफेंस थ्रेट्स आती हैं तो वो आसमान से, ज़मीन के नीचे से, पानी से, हर जगह से आती हैं। इसमें एडवांस्ड एयर डिफेंस मैकेनिज्म्स, मिसाइल सिस्टम्स और इंडिजिनाइजेशन पर फोकस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिससे इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम हो जाती है। इंडियन आर्म फोर्सेस एक्टिवली अपनी कैपेबिलिटीज़ को मॉडर्नाइज कर रही है जिसमें सर्विलांस, प्रिसीशन स्ट्राइक और रैपिड डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी को बढ़ाने पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। ये मॉडर्नाइजेशन कन्वेंशनल और एसिमेट्रिक थ्रेट्स जैसे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और साइबर वॉरफेयर को टैकल करने की ज़रूरत की वजह से सारे डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स पे। इंडिया के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस नेटवर्क है जिसमें इंक्लूडेड है S-400 ट्रायम्फ। ये एक रशियन मेड सिस्टम है जो मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट जैसे कि एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। नंबर 2 पे आता है आकाश मिसाइल सिस्टम, एक इंडिजिनस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो मीडियम रेंज डिफेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट आता है स्पाइडर, ये एक इजरायली शॉर्ट और मीडियम रेंज क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। नेक्स्ट कम्स बैरक 8, इंडो इजरायली डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एंटी शिप मिसाइल्स और UAVs जैसे एयरबोर्न थ्रेट से डिफेंड करता है। देन कम्स QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एक इंडिजिनस सिस्टम है जैसे DRDO ने डेवलप किया है और फास्ट डिप्लॉयमेंट और एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जैसे कि BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। ये एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है जो इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। फिर आती है अग्नि सीरीज, एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो पूरी तरह से इंडिजिनस है यानी कि भारत में ही बनाई गई है। फिर पृथ्वी सीरीज, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो टैक्टिकल रोल्स के लिए बनाए गए हैं। ब्रह्मोस, रशिया के साथ मिलकर जिसे बनाया गया था और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो लैंड, सी और एयर प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। फिर देन कम्स एस्ट्रा, ये एक इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो इंडियन एयरफोर्स के लिए डिजाइन की गई है।
इंडिया में डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन पे काफ़ी प्रोग्रेस की गई है। अगर प्रोडक्शन ग्रोथ की बात की जाए तो 2023-24 में डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो कि 14-15 में सिर्फ 46,429 करोड़ था। यानी कि इन 10 सालों में 174% की ग्रोथ हुई है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। प्राइवेट सेक्टर कुल डिफेंस प्रोडक्शन का 21% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें 430 से ज़्यादा लाइसेंस्ड कंपनीज हैं और लगभग 16,000 एमएसएमईज शामिल हैं। भारत का एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो भी काफ़ी स्ट्रांग है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स में इंक्लूडेड हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स, डॉर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट, चेतक हेलीकॉप्टर्स, फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स और लाइट वेट टॉर्पीडोज। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। भारत की सेल्फ रिलायंस पुश ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच कोलैबोरेशन को काफ़ी बढ़ाया है, जिससे इनोवेशन को बढ़ावा मिला है और फॉरेन डिपेंडेंस भी काफ़ी कम हुई है। जो की डिफेंस इक्विपमेंट भारत में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उसमें सबसे पहले आते हैं एयरक्राफ्ट्स, जैसे कि HAL तेजस, एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने डेवलप किया था। देन HAL ध्रुव, एक इंडिजिनस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो ट्रांसपोर्ट, रिकॉन्सनांस और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम आता है। देन कम्स HAL रुद्रा, जो ध्रुव का एक आर्म्ड वेरिएंट है जिसमें कॉम्बैट रोल्स के लिए वेपन सिस्टम्स लगाए गए हैं। आर्टिलरी में सबसे पहले आते हैं ATAGS यानी कि एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये एक इंडिजिनस 155 मिलीमीटर हॉविट्जर है जिसे DRDO और प्राइवेट फर्म्स जैसे कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स ने डेवलप किया है। धनुष एक अपग्रेडेड वर्जन है वुफोर्स गन का, जो इम्प्रूव्ड रेंज और एक्यूरेसी के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। आर्मर्ड व्हीकल्स में आते हैं अभय IFV, एक फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जिसे DRDO ने डेवलप किया है। साथ में प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स जैसे कि लार्सन और ट्यूब्रो, टाटा ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है। अर्जुन MBT, एक मेन बैटल टैंक जो एडवांस्ड फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन ऑफर करता है। मिसाइल सिस्टम्स में आते हैं पिनाका MBRL, ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे DRDO ने डेवलप किया है और अब इसे UAVs के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। NAG, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो मॉडर्न आर्मर्ड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनी है। प्रलय, एक टैक्टिक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो जल्द डिप्लॉय की जा सकती है। फिर आते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में, जिसमें किसी भी पायलट की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले इसमें आता है DRDO रुस्तम। ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है जिसका आर्चर NG वेरिएंट ट्रायल्स में है। नेत्रा, एक लाइट वेट ऑटोनोमस UAV जो सर्विलांस और रिकॉन्सनांस के लिए यूज किया जाता है। अगर इंडियन डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की जाए, 2025 में इंडिया का डिफेंस सेक्टर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही आकर्षक लैंडस्केप प्रेजेंट करता है, जिसकी वजह है मजबूत गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, काफ़ी बड़े ऑर्डर इनफ्लोज और इंडिजनाइजेशन की स्ट्रैटेजिक पुश। इस सेक्टर की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को सपोर्ट मिल रहा है बढ़ते हुए डिफेंस बजट से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर की बढ़ते। अगर इंडियन डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की जाए, 2025 में इंडिया का डिफेंस सेक्टर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही आकर्षक लैंडस्केप प्रेजेंट करता है, जिसकी वजह है मजबूत गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, काफ़ी बड़े ऑर्डर इनफ्लोज और इंडिजनाइजेशन की स्ट्रैटेजिक पुश। इस सेक्टर की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को सपोर्ट मिल रहा है बढ़ते हुए डिफेंस बजट से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर की बढ़ते हुए कंट्रीब्यूशन से। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। पिछले साल में लगभग 39% की बढ़त के साथ अप्रैल 30, 2025 तक 7,128.8 पॉइंट्स तक पहुंच गया था। ये रैली इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में आई मजबूती और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद सेक्टर की रेजिलियंस को प्रेजेंट करता है। एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि इंडियन डिफेंस सेक्टर में आने वाले डिकेड्स में बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। लगभग 41% तक की अपसाइड संभावित है, खासकर डिफेंस स्पेंडिंग, मॉडर्नाइजेशन और एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल्स की वजह से।
डिफेंस सेक्टर में कौन सी की इंडस्ट्रीज, की कंपनीज काम करती हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एज अ स्नैपशॉट अगर देखा जाए तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं। HAL जो इंडिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है, इसने 2024-25 में 1.8 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक रिपोर्ट की है और FY 25-26 तक इसे 2.5 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। कंपनीज के HAL के मेन इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स हैं LCA तेजास, LCH प्रचंड, AHL ध्रुव और HTT 40 जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के साथ अलाइंड है। BDL ने FY 24-25 में 6,668 करोड़ के ऑर्डर सिक्योर किए हैं और अप्रैल 1, 2025 तक इसका ऑर्डर बुक 22,700 करोड़ तक पहुंच गया था। इसी से पता चलता है कि कितना ज्यादा काम डिफेंस सेक्टर में किया जा रहा है, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में लाखों जानें बच पाई हैं। ये कंपनी मिसाइल सिस्टम्स में स्पेशलाइज करती है और इसकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स इसे भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप में एक की प्लेयर बनाती है। अदानी डिफेंस ने DRDO के साथ मिलकर एरो इंडिया 2025 में एक व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। ये कंपनी अपनी स्मॉल आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्रोडक्शन कैपेसिटी को 2025 के एंड तक 300 मिलियन राउंड्स तक डबल करने की प्लानिंग कर रही है, जिससे ये डोमेस्टिक डिफेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूत कर पाएगी। TSL ने यूरोपियन मार्केट्स को टारगेट करते हुए लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और WHAP आर्मर्ड व्हीकल्स प्रेजेंट किए हैं। एयरबस के साथ पार्टनरशिप में इसने वडोदरा गुजरात में एयरबस C295 एयरक्राफ्ट की फाइनल असेंबली लाइन भी इनॉग्रेट की है। ये इंडियन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मेजर माइलस्टोन है। 2025 के यूनियन बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने 6.81 लाख करोड़ डिफेंस के लिए एलोकेट किए, जिसमें मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस पर काफी फोकस किया गया और काफी स्ट्रेस भी ले किया गया। कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का 75% हिस्सा है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए ईयरमार्क किया गया, जिससे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सके और इंपोर्ट्स पर भी हमारी डिपेंडेंस कम हो सके। डिफेंस सेक्टर में तेजी से बढ़ने के कारण कई डिफेंस फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स और ETFs लॉन्च हुए। HDFC का डिफेंस फंड जो जून 2023 में शुरू हुआ था, इसने करीब 73% एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जो इस सेक्टर की इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। मोतीलाल ओसवाल और आदित्य बिरला सन लाइफ जैसे एसेट मैनेजर्स ने भी सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स लॉन्च किए हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिल रहा है। भले ही डिफेंस सेक्टर में काफी पोटेंशियल है, लेकिन कुछ रिस्क्स का ध्यान रखना भी जरूरी है। सबसे पहले आता है वैल्यूएशन कंसर्न्स। कुछ डिफेंस स्टॉक्स बहुत हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं और उनकी फ्री फ्लोट भी लिमिटेड है, जिससे वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी डिपेंडेंसीज। ये सेक्टर पूरी तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोक्योरमेंट डिसीजंस पर डिपेंड करता है, जो कंपनीज के परफॉर्मेंस को काफी हद तक अफेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और रीजनल टेंशंस डिफेंस बजट्स और एक्सपोर्ट्स को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडियन डिफेंस सेक्टर एक इवॉल्विंग और डायनेमिक इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप प्रेजेंट कर रहा है। गवर्नमेंट सपोर्ट, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन और इंडिजिनाइजेशन की दिशा में मजबूत अटेम्प्ट्स के कारण ये सेक्टर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए पूरी तरीके से रेडी है। जो इन्वेस्टर्स इस सेक्टर में एंट्री करना चाहते हैं, उन्हें डीप रिसर्च और रिस्क इवैल्यूएशन के साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने होंगे। आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कौन सी वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो कि इस सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, किस तरीके से वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिससे वक्त आने पे बहुत सारी इनोसेंट लाइफ सेव होती हैं, भारत के डिफेंसेस को एक नई दिशा मिलती है और हम पूरे विश्व में अपना सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि वी आर डिफेंस केपेबल एंड वी आर 100% सेफ। आज के वीडियो को बस यहीं खत्म करते हैं। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे भारत की डिफेंस कंपनी के साथ। जय हिंद।